हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि जैसा ही वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तो विलम्ब न करते हुए चलते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सभी क्या है? पदार्थ है। जैसे नाम धरो, पकड़ो नाम किसी का। बुक, बॉटल, मार्कर, पेन, मिट्टी, पानी, गैस, आइसक्रीम। गर्मी का दिन है, आइसक्रीम मिलता है इस समय। ये सभी क्या है? पदार्थ। सभी क्या है? पदार्थ। वो हमारे आसपास के पदार्थ, यानी सब दिखाई देते हैं, आंख से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ का परिभाषा बिल्कुल अपनी भाषा में देना है। अगर यूट्यूब चैनल पर बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए। क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? वह वस्तु जो क्या करे? स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो? भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। हो गया? उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के अंदर जो है कुछ रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान होता है। ठीक है? और खाली स्थान के बीच में एक बल कार्य करता है, उसको अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। अब देखो ये कैसा होता है रिक्त स्थान और अंतराण्विक बल। आगे जब आप जाएंगे 11-12 में तो और विस्तृत से पढ़ने को मिलेगा। जैसे देखो, ये क्या है? ये इसको मान लेते हैं पदार्थ है। क्या है? ये पदार्थ है। ये सभी पदार्थ के क्या है? यह सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। ये सभी जो है छोटे छोटे कण है, यानी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण। यानी कण के अनुसार भी आप पदार्थ का परिभाषा दे सकते हैं कि वह वस्तु जिसके कण क्या हो? सूक्ष्म हो, छोटा हो। यानी एक शब्द में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो देखिए, छोटा छोटा कण है। ये सभी कण क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्या होते हैं? बंधे होते हैं। एक दूसरे से क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। एक दूसरे से अटैचमेंट रहता है, यानी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बंधे रहते हैं ना? तो ये सभी क्या होंगे? पदार्थ। ये सभी पदार्थ होंगे। तो अब बताओ, इसके बीच में कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना? वस्तुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है।
तो इसी खाली स्थान को कहते हैं हम रिक्त स्थान। क्या कहते हैं? रिक्त स्थान। यानी क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान किसे कहते हैं, यानी किसी पदार्थ के रिक्त स्थान क्या है। तो लिखेंगे कि पदार्थ के बीच कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, उस खाली स्थान को ही हम पदार्थ का रिक्त स्थान कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब कहता है अंतराणविक बल। समझ लो, पहले विज्ञान समझ लो, उसके बाद जो है लिख लेना, वीडियो पॉज करके रोक रोक करके इत्मीनान से परिभाषा लिखना। अंतराणविक बल। अंतराणविक बल क्या है? इन खाली स्थानों के बीच, जैसे मान लेते हैं कि एक ये है और एक ये वस्तु है, ठीक है। ये दोनों वस्तु जो है क्या है, एक दूसरे बल के सहारे क्या है, बंधी हुई है। बंधी हुई ना, पकड़ा रहता है। जैसे मिट्टी के ढेला देखे हो ना, तो मिट्टी के ढेला में भी सूक्ष्म कण होता है। ये मार्कर है ना, इसमें भी सूक्ष्म कण है। ये सभी एक दूसरे से पकड़े हुए, इसमें अंतराणविक बल अधिक होता है। तो ये इनके खाली स्थान के बीच, यानी रिक्त स्थानों के बीच क्या होता है, एक प्रकार का बल कार्य करता है। यानी रिक्त स्थानों के बीच जो है उसका अणु क्या करता है, उसको बांधे रखता है। यानी अणु का भी परिभाषा आता है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो वह अणु क्या करता है, उस पदार्थ को एक दूसरे में क्या कर रहता है, बांधे रहता है। तो जिस बल के सहारे उसको क्या किया है, बांधा हुआ है, खींचा हुआ है, तो उसी बल को क्या कहेंगे, अंतराणविक बल। यानी पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है उसे अंतराणविक बल कहते हैं। क्लियर? उसको क्या कहेंगे, अंतराणविक बल कहते हैं। ये हो गया रिक्त स्थान अंतराणविक बल। इसके बाद इसमें एक आता है विसरण। क्या आता है, विसरण। विसरण क्या है, हम लोग देखते हैं खाना जब बनता है, ताजा खाना गर्म रहता है जब, तो हम लोग घर में खाना बनता है, लेकिन जब द्वार पर बैठे हैं या किसी रास्ते से जा रहे हैं तो खाने का गंध क्या होता है, आभास होता है ना, महकता है ना। तो गंध कैसे आता है, वह गंध कैसे आता है, वह गंध आता है विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। विसरण के माध्यम से। यानी प्रश्न आता है कि विसरण कब कहते किसे, यानी विसरण क्या है, यानी विसरण का परिभाषा क्या लिख देंगे, यानी दो विभिन्न पदार्थों के बीच, दो विभिन्न पदार्थों के बीच, किसके बीच, दो पदार्थों के बीच, उसके कण क्या करते हैं, उसके कण स्वतः मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, स्वतः अपने आप मिल जाते हैं। सब्जी बन रहा है तो उसमें से गैस निकलता है, सब्जी बन रहा है तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो जब गैस निकलता है तो उस गैस में क्या है, कण है। क्या है, कण है। तो वह गैस निकलता है भाप, तो भाप निकलता है तो किसमें मिल जाता है, हवा में। वो हवा के माध्यम से क्या होता है, हमारे नाकों तक पहुंचता है। यानी वह क्या किया, यानी वह सब्जी का कण जो था क्या हुआ, हवा में मिल करके और उसका गंध क्या किया, हमारे पास लेकर चलाया। तो किसके माध्यम से लेकर आया, विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। तो हम विसरण का परिभाषा लिख सकते हैं, लिख लो कि विसरण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिल जाते हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, विसरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विसरण कहते हैं। क्लियर हो गया, कण मालूम हो गया ना, कण क्या चीज है। तो वह क्या कहलाता है, विसरण। तो विसरण के बाद अब पढ़ेंगे, इसी विसरण के आधार पर जो है अब पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था। इसी विसरण के माध्यम से पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था कैसे होती है। देखो इसकी अवस्थाएं कैसे बदल जाती है। तो विसरण क्वेश्चन पूछता है कि विसरण कब सबसे अधिक कब होता है, तो उच्चतम ताप पर, उच्चतम ताप पर।
यानी जब खाना गर्म हो तो उसमें क्या होता है, विसरण ज्यादा होता है, और जब खाना क्या होता है, ठंडा हो जाता है, क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो उसमें विसरण क्या होता है, नहीं होता है। उसको जाकर नाक से सूंघना पड़ेगा, जरी सूंघना पड़ेगा तब ना गंध मिलेगा। और वो पहले क्या करता है, गर्म रहता है तो उसका सुगंध हमारे पास आ जाता है। इसका कारण है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विसरण जो है, विसरण के माध्यम से जो है किसी सब्जी का गंध जो है हमें मिल जाता है गर्म अवस्था में, क्यों, और ठंडी अवस्था में नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि गर्म जब खाना रहता है तो उसका अणु क्या रहते, कण क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। गर्म होता है तो उसमें भाप निकलता है, भाप निकलता है तो उसके भाप के माध्यम से कण क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाता है, विसरण होता है। विसरण मतलब फैल जाते हैं, और फैल करके वो क्या चले जाते हैं हमारे नाकों के पास। इससे हम उसको क्या करते हैं, अंदाज कर लेते हैं कि अमुक चीज का गंध है, सब्जी का है, तो पूड़ी का है, तो रसगुल्ला का है कि ना। तो ये होता है, विसरण किसमें होगा, उच्चतम ताप में ज्यादा होगा, और न्यूनतम ताप पे विसरण जो है कम होगा। लिख ले कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। अब क्वेश्चन आएगा कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, और गैसीय अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इसके गुण भी लिखने को पूछ सकता है। देखिए आपको एक आकृति बना हुआ टेबल दिखाई दे रहा है, चरणबद्ध तरीके से ये पदार्थ की अवस्था का गुण लिखना है। पूछ सकता है कि एक तालिका बनाकर पदार्थ की अवस्था के गुणों को लिखें। क्या करेंगे, उसके गुण के बारे में लिखेंगे पदार्थ। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, लिखेंगे कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ किसे कहते हैं, गैस पदार्थ किसे कहते हैं। तो लिख लो, ठोस पदार्थ का परिभाषा देंगे कि वह वस्तु या पदार्थ जिसका आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो। यानी वह वस्तु या पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। क्या हो, आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा द्रव अवस्था किसे कहते हैं। आयतन, आयतन निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार जो है क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी द्रव का परिभाषा आएगा कि द्रव अवस्था किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, द्रव अवस्था कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, द्रव अवस्था। अब देखिए ये बॉटल, बॉटल दिख रहे हैं, बॉटल में क्या है, पानी है, नहीं वाटर, वाटर है। तो ये पानी जो है बोतल में है तो क्या है, बोलो, वाटर, वाटर है। ठीक है, ठीक है भाई, वाटर है। हम हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, हिंदी बच्चों के लिए। ये वाटर है, तो ये वाटर क्या किया है, इस बोतल में है ना, इस बोतल में है, तो ये बोतल के आकार का हो गया। यानी पानी का आकार कोई निश्चित है, इसका वजन निश्चित होगा कि 250 ग्राम पानी होगा या 100 ग्राम होगा। तौलेंगे तो मालूम होगा कि पानी का वजन क्या है, 250 ग्राम है या 100 ग्राम है या 500 ग्राम है, ये तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन आकार इसका निश्चित होगा। अभी इस अवस्था में है और बोतल को
उल्टा कर देंगे तो देखो पानी का आकार कैसा हो गया, लंबा। लंबाकार हो गया, लंबाकार हो गया ना। अब इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में, ग्लास में डाल देंगे। इस बोतल को पानी को क्या करेंगे, गिलास में डाल देंगे तो यह पानी किस आकार में आ जाएगा, गिलास के आकार में आ जाएगा ना। हाँ यार। लोटा में डालेंगे तो लोटा के आकार में आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं है। किसका, द्रव का, चाहे पानी हो या कोई भी द्रव वस्तु हो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। चलते हैं नेक्स्ट, गैस किसे कहते हैं, गैस पदार्थ, गैसीय पदार्थ, यानी पदार्थ की अवस्था है गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं। इसका लिखेंगे कि इसका आयतन और आकार दोनों जो है अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आयतन और आकार क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार और आयतन नहीं होता है। जब पानी को गर्म करते हैं, खौलाते हैं ना, तो पानी को खौलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है ना, जिसको जलवाष्प कहते हैं। तो जलवाष्प कहाँ जाता है उसका कोई पता चलता है, उसका कोई आकार है, उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, नहीं सकते हैं। क्योंकि गैस का ना आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। वो जहां पर जाएगा उस रूप में जो है क्या करेगा, बिखर जाएगा। गैस को यहाँ पर फेंक देंगे तो गैस क्या करेगा, फैल जाएगा, वो अपने फैल जाएगा। क्योंकि इनके अंतराणविक बल अधिक होता है। द्रव का अंतराणविक बल ठोस से कम होता है और द्रव का अंतराणविक बल ठोस से कम होता है। और गैस का जो है द्रव से ही अंतराणविक बल क्या होता है, और कम होता है, यानी नगण्य के बराबर होते हैं। यानी प्रश्न आएगा कि गैस में अंतराणविक बल क्या होता है, तो लिख देंगे नगण्य। क्या होता है, नगण्य, यानी नहीं के बराबर, यानी इसमें अंतराणविक बल नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो इसी आधार पर पदार्थ के अवस्था के आधार पर ही, पदार्थ की अवस्था के आधार पर ही कहता है कि एक चार्ट तालिका बनाइए, एक जो है तालिका बनाइए और उस पदार्थ के गुण के लिखे, गुण को क्या करें, लिखे। यही ये ठोस अवस्था है, एक अवस्था बना देंगे, और एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। देखिए गुण इसमें लिख दिया है, एक साइड में गुण लिख दिया है, शांति से बैठो। गुण लिख दिया है ना, तो गुण लिख दिया है। तो देखिए आयतन क्या है, तो ठोस में क्या होगा, ठोस में आयतन निश्चित होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है, और गैस में आयतन अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। आकार, ठोसीय पदार्थ का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। हो गया गुण। अब रह गया आकर्षण बल। तो ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, पकड़े रहता है, इसके अणुओं के बल जो है आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में आकर्षण बल क्या होता है, ठोस से कम होता है, और गैस में जो है बिल्कुल ही अंतराणविक बल नहीं रहता, वह बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इस बोतल में गैस रखे हुए है, जैसा ही ठेपी को खोलेंगे क्या होगा, गैस उड़ने लगेगा, निकलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके अणु बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, घूमने के लिए आजादी। तो इसीलिए कहते हैं कि गैस में क्या है, अंतराणविक बल नगण्य होता है। रिक्त स्थान, ठोस में रिक्त स्थान क्या होता है, पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। द्रव में वो क्या करता है, द्रव को जैसा ही गिराते हैं वो बहना शुरू हो जाता है कि नहीं, और गैस में जो है बिल्कुल ही स्वतंत्र है। गतिशील, ठोस जो है, ठोस क्या करता है, ध्वनि के रूप में, कंपन के रूप में गतिशील होता है। किसमें रहता है, कंपन, यानी ध्वनि के रूप में। ट्रेन आती है तो पटरी पर कान लगाकर
सुन सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि उसमें कंपन से ध्वनि क्या होती है, आहट मिल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ठोस में जो है ध्वनि के माध्यम में गतिशीलता पाई जाती है। जैसे पानी बह रहा है तो गति हो रहा है ना उसमें, तो गतिशील अवस्था जो है द्रव में जो है गति के रूप में पाई जाती है, और गैसीय अवस्था में गतिशीलता क्या है, तीव्र गति रूप से पाई जाती है। उसमें गतिशील की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसी आधार पर जो है हम पढ़ लिए यहाँ तक पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था के बाद हम यहाँ पर पढ़े कि वाष्प भी निकलता है, भाप भी निकलता है, गैस भी। तो अब यहाँ पर देखेंगे एक आता है क्वेश्चन आपको, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक मीन्स क्या होता है, गलना। क्या होता है, गलना। यानी जिस ताप पर कोई वस्तु क्या होती है, गल जाती है, पिघल जाती है। क्या होती है, पिघल जाती है। आइसक्रीम देखे हो, आइसक्रीम मलाई बर्फ, तो उसको क्या करते हैं, जैसा है वो बक्सा से निकलता है, हवा से संपर्क होता है तो मलाई क्या होती है, आइसक्रीम क्या होती है, पिघल जाती है ना, क्योंकि वह ठोस में थी, क्योंकि उच्च ताप पर उसको ठोसित किया गया है। तो जैसा ही बाहर आती है क्या होती है, पिघलना शुरू हो जाती है, यानी गलना शुरू हो जाती है। गलना समझ गए? उसी तरह से लोहा है, चाहे एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना है, सोना है, सोना है ना, सोनार के पास ले जाते हैं सोना को, तो सोना क्या करता है, उसको गला देता है। कैसे गलाता है? एक केमिकल आता है क्रायोलाइट, पाउडर होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है। वह क्रायोलाइट क्या करता है, उस सोना पर ढक करके उसको जैसा ही फूंक मारता है हवा आग के सहारे, वह क्रायोलाइट क्या करता है, उसको गलाना शुरू कर देता है। तो पदार्थ गलना ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। यानी इसका आंसर लिख सकते हैं, लिख लो कि गलनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो गलनांक का परिभाषा देंगे कि जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की ओर परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। किस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की ओर क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उस ताप को या उस प्रक्रम को ही क्या कहेंगे, उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। क्लियर? उस पदार्थ का क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। जैसे मोमबत्ती देखे हो ना, मोमबत्ती देखते हो, जैसा ही माचिस चलाते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है, जलना शुरू हो, जलती है ना, और उसके बाद जलती है और वो धीरे धीरे क्या होती है, पिघल जा रही है, पिघलती है ना। तो कैसे पिघलती है, क्योंकि उसको ताप मिल रहा है, जब टेम्परेचर मिल रहा है, तापीय अवस्था उसके पास, तो वह गल गई। तो हर वस्तु का गलनांक एक निश्चित ताप होता है। जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 63 डिग्री सेल्सियस। तो 63 डिग्री सेल्सियस पर मोमबत्ती क्या हो जाएगी, गलना पर आराम कर देगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वथनांक। क्वेश्चन आएगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक में होता है खौलना। क्या होता है, खौलना, उबलना। चाय रख देते हैं, पानी रख देते हैं, दूध रख देते हैं, तो दूध भी क्या होता है, खौलने लगता है कि नहीं, पानी भी क्या होता है, खौलने लगता है कि नहीं। तो जिस ताप पर कोई वस्तु क्या हो, खौलना प्रारंभ कर दे, तो उसी ताप को क्या कहेंगे, उस वस्तु का क्वथनांक कहेंगे। यानी क्वेश्चन आएगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो, खौलना आरंभ कर दे, तो उस ताप को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। उस पदार्थ को क्या कहेंगे, क्वथनांक पदार्थ कहेंगे। तो क्वथनांक कभी भी होगा तो किसमें होगा, द्रवित वस्तु में। किसमें होगा, द्रवित वस्तु में। जैसे पानी है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी किस ताप पर खौलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी क्या होगा, खौलना शुरू हो जाएगा। यानी जब पानी आपका उबल रहा है तो समझिए कि उसमें कितना टेम्परेचर आ गया है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उसके अंदर आ गया है, तो उसको कहेंगे क्वथनांक। यानी जिस ताप पर कोई वस्तु या पदार्थ खौलना प्रारंभ कर दे, उसे हम उस ताप को क्या कहेंगे, क्वथनांक। हो गया। अब देखिए आइसक्रीम का नाम आया।
इसी पर एक क्वेश्चन आता है आपकी किताब से, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? देखो ये CO2 है। क्या है? CO2 क्या है? एक गैस है। क्या है? गैस है। इस गैस को ऐसा टेम्परेचर संपीड़ित करते हैं, दाब देते हैं, प्रेशर देते हैं कि यह गैस क्या हो जाता है? द्रव का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है? द्रव में बदल जाता है। यानी गैस किस में बदल गया? द्रव में। और द्रव में जब ये बदल जाता है तो इसको और जो है न्यूनतम ताप देंगे, ठंडा देंगे, तो यह द्रव क्या होता है? बर्फ बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? बर्फ में। तो इसी को कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। इसको क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ। यानी इसको कहते हैं ड्राई आइसक्रीम। क्या कहते हैं? ड्राई आइसक्रीम यानी सूखी बर्फ। क्लियर हो गया? ऊर्ध्वपातन क्या है समझ में आया? यानी ऊर्ध्वपातन का परिभाषा पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो देखिए है ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन क्या? ये क्या होता है? गैस से द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव से क्या होता है? बर्फ बदल जाता है। यानी आएगा क्वेश्चन को ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो सीधा एक लाइन में परिभाषा देंगे कि जब गैसीय पदार्थ को उच्च दाब पर संपीड़ित कर ठोस पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब गैसीय पदार्थ को किस अवस्था में परिवर्तित ला देंगे? ठोस की अवस्था में। ठोस की अवस्था में परिवर्तित कर देंगे तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो आइसक्रीम है क्या? मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको संपीड़ित करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, द्रव में, और उसको ऐसा टेम्परेचर ठंडी तापमान देते हैं तो वह क्या होता है? ठोस में बदल जाता है। तो ठोस में बदल जाता है तो आइसक्रीम बन गया। आइसक्रीम बन गया तो क्या है? वह गैस है। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वह क्या है? एक गैसीय पदार्थ है, लेकिन उसको तापमान दे करके, ठंडा दे करके, जैसे फ्रिज में हम लोग रख देते हैं पानी तो नहीं जम जाता है, उसी तरह उसको ठंडा तापमान दे करके क्या करते हैं? उस गैस को ठोस में बदल देते हैं। तो वह गैस है लेकिन क्या बन गया है? ठोस। तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये हो गया ऊर्ध्वपातन। इसी को कहते हैं शुष्क बर्फ। अब इसी में आता है वाष्पीकरण। इसी में आता है वाष्पीकरण। क्वेश्चन है वाष्पीकरण क्या? यानी पदार्थ का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण मतलब क्या? वाष्प माने भाप निकलना। यानी जब द्रवित पदार्थ को, या जब पदार्थ को क्या करते हैं? उच्च ताप देते हैं तो वह वस्तु या पदार्थ क्या होता है? खौलना आरंभ कर देता है। तो जब खौलता है तो उसमें से एक प्रकार का क्या निकलता है? गैस निकलता है, जिसको भाप कहते हैं, वाष्प कहते हैं ना। तो वह वाष्प क्या कहता है? उसी वाष्प को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। यानी जब उच्चतम तापमान पर किसी पदार्थ को खौलाते हैं, क्वथनांक की क्रिया करते हैं तो उसमें से एक प्रकार की गैसीय पदार्थ निकलती है। उस गैसीय पदार्थ को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। इस पर क्वेश्चन आता है कि हमें गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनना आवश्यक है? कि गर्मियों में सफेद कपड़ा क्यों पहना जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से एक प्रकार की क्या निकलता है? पसीना निकलता है। वह पसीना को जो है हमारा सफेद कपड़ा क्या करता है? वाष्प में परिवर्तित करके उसको अवशोषण कर लेता है, जिससे हमारे शरीर के लिए एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गर्मियों में जो है सफेद कपड़ा पहनना अति आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, है कि ना? कोई दिक्कत, कंफ्यूज? तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपका अगला भाग, ये प्रथम भाग था, इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है तो आप
नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करते हुए अन्य बच्चों के पास वीडियो जो है शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं हो आप शेयर कीजिए, अपने हित मित्र संगे संबंधी के पास जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी बैठकर घर पर जो है पढ़ सके। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।